हाँ बाबू चलिए। कल कहाँ तक बता दिए आप लोग को? कुटीर उद्योग बता दिए थे। जो घर में, गांव में, मोहल्ले में जो उद्योग लगता है उसे कहते हैं कुटीर उद्योग, है ना। जो प्रत्येक व्यक्ति लगा सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति है ना, पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सिलाई मशीन होता है ना, वो सब क्या है? कुटीर उद्योग है ना। छोटे मोटे लघु उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। सिंपल एग्जाम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मेरे भाई, देखिए बाड़ा बंदी, है ना भाई, बाड़ा बंदी प्रथा। वह प्रक्रिया जिसके तहत इंग्लैंड में, इसके तहत इंग्लैंड में साझा जमीन और खुला खेत को बड़े बड़े जमींदारों द्वारा घेर कर, घेरने का मतलब बाढ़ है। जो देखते हैं आप लोग गांव घर में, मोहल्ला में, जो खेत कोई होता है तो कोई साइड से ना चस्ती फस्ती लगाता है, उसे कहते हैं बाढ़ लगाना। बाढ़ लगा घेर देता है आदमी। जो घेरते हैं ना, हम लोग बाउंड्री मारते हैं, उसको कहते हैं बाढ़। समझ गए आप लोग? तो घेरना या फिर बाढ़ लगाना। जमींदारों द्वारा घेर कर निजी संपत्ति में बदलने की प्रक्रिया ही बड़ा बंदी हाई से घूम, इस सब नौटंकी ना। हाथ जो मार तुमको पीटा है ना, पकड़ है कौन है, अगर बात तो हम सोट के ना बस लाले हो जाई, फुला दे, जान लिया। दे हाथ। बदलने की प्रक्रिया ही बड़ाबंदी प्रथा कहलाता है। शरीफ ढेर मत बनो, समझ गया ना बाबू? अभी पढ़ाई कर ले, फिर समय नहीं है कि तुमको समय देगा। हो गया तक ना? देखो क्या लिखे, वह प्रक्रिया जिसके तहत जो इंग्लैंड के जो खाली जमीन था, जो किसी गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं था, जिस पे आम लोग भी जाके अपना चरगाह करते थे, बकरी चराते थे, भेड़ चराते थे, ये सब चरा चरा के अपना जीविका पार्जन करते थे। तो वहाँ के जो बड़े बड़े जमींदार थे, कि वो जो संपत्ति था उसको घेर देते थे जाके, क्योंकि बड़ा उसके पास पावर है, सत्ता है, सब कुछ उसके पास पावर है। तो पूरा जाके एकदम बाढ़ लगा तक घेर देता है उसको। घेर के क्या कहता कि ये मेरा है, मतलब निजी प्राइवेट संपत्ति है। तो जो आम जमीन है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो जबरदस्ती का अधिकार करके, है ना, उस पर घेरा जो बना लेते हैं क्षेत्र में, वो अपना जमीन कर लेता है, प्राइवेट जमीन, मतलब निजी संपत्ति कर। देखो लिखे यही चीज, वह प्रक्रिया जिसके तहत इंग्लैंड में साझा जमीन, मतलब जो खुले जमीन है, ठीक है, और खुला खेत, मतलब जो खेत है उस पर किसी का अधिकार नहीं है, कोई भी काम, कोई भी उपयोग कर रहे हैं इसका, तो उसको जमीन जो जमीन है उसको जमींदारों द्वारा घेर कर निजी संपत्ति में क्या करना, कन्वर्ट कर देना, ताकि हम क्या कर दें, उस पर हम अपना अथी नहीं होता है कि जबरदस्ती अधिकार कर लेना किसी चीज़ पे। हालांकि कोई है कि नहीं हो, कैसे कोई बिहार सरकार का है यहाँ पे, हम लोग कैसे, तो कोई अपना लगा दी, जैसे कैसे गुमटी यहाँ पे लगा है, चलाते नहीं यहाँ पे। तो उसी प्रकार कोई भी किसी का जमीन घेर लेगा, किसी का नहीं, मतलब किसी, मतलब जो नॉर्मल जमीन है, जो सामान्य जमीन, किसी का अधिकार नाम पे नहीं है। पहले सरकार रहेगा तब ना भाई, गवर्नमेंट रहेगा, अधिकार रहेगा तब ना। मान लो कोई सत्ता है, सरकार बन रहा है, चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, उसके बाद अगर सरकार के हित में है और जबरदस्ती कोई कर लेता, तब कहेंगे नहीं सरकार का जमीन है। लेकिन किसी का वो जमीन ही नहीं, कोई भी यूज कर रहा है, अब जबरदस्ती हम क्या करें, जो घेर लेते हैं उसको, तो ये निजी संपत्ति कर लिए अपना। तो उसी जो जबरदस्ती घेर के जो निजी संपत्ति बना रहे हैं, उसी को कहते हैं आपका बाड़ाबंदी प्रथा, है ना। आम जमीन को या साझा जमीन क्या करते हैं बाबू, क्या करते हैं, निजी संपत्ति में बदल लेते हैं। कोई जमीन है, इस पर मान लीजिए ना ए का अधिकार है और ना बी का अधिकार है, समझ गए, ना सी का अधिकार है, लेकिन सी क्या है, पावर में है, समझ गई, यूज कर रहा है तीनों, सब बकरी चला रहा है, ये बड़ा पैसा वाला है, ये नहीं चला रहा है। क्या कीजिए कि जो जमीन है ना, इस पर चारों ओर बाउंड्री मार दिया, क्या कहा, दिस इज माई इलाका, दिस इज माई टेरिटरी, समझे, किसी का अधिकार नहीं है।
अब ना वो भेड़ चराएगा, ना बकरी, मतलब जीविका जो उपार्जन करने वाली चीज़ है, जो अर्निंग करने वाला चीज़ है, वो खत्म हो गया। अब मज़दूरों के पास कुछ बचा नहीं, अब क्या करेगा गाँव से उठ के? कहाँ जाएगा? महानगरों में, नगर में जाएगा काम करने के लिए या फैक्ट्री में काम करेगा। फैक्ट्री में काम करने के लिए उसका वेतन भी कम मिलेगा। समय का ज़्यादा समय भी लगेगा, काम करने का घंटा भी ज़्यादा होगा। इस तरह से ये प्रक्रिया थी। तो निजी संपत्ति में जो बड़े-बड़े लोग थे, ज़मींदार कह सकते हैं, जिसके पास छोटे-मोटे, है ना, ये सब ज़मीन, जो ज़मींदार किसे कहते हैं? जो जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है। जैसे हम लोग के यहाँ पे कोई ज़मींदार है? नहीं है। ज़मींदार मतलब 8-10 बीघा ना, कम से कम 500 बीघा, 1000 बीघा ऐसा हो, उसे ज़मींदार कहेंगे। हमारे जिसका 10 बीघा, कोई वैल्यू है 10 बीघा का? वैल्यू है, सच में वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ पूछेगा नहीं। बढ़िया-बढ़िया देखिए 500-500 बीघा रखा है। नहीं, अपने लोकले में है। देखो, बदलने की प्रक्रिया क्या रहता है? बड़ा बंदी प्रथा कहलाता है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देख लेते हैं मजदूरों की स्थिति, है ना बाबू? आजीविका, जीविका, स्थिति। 3 पॉइंट्स होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। मजदूरों को हम प्रश्न देते हैं स्थिति। चलिए, पहला, अब बेचारा यहाँ वो लोग को काम करने को मिलेगा नहीं, अब जाएगा शहर में, फैक्ट्री में जाएगा, मिलेगा कम मजदूरी। चलिए, सेकंड का लिखिए। बस में रहो, समय भी ज़्यादा, पैसा भी कम। थर्ड पॉइंट, अस्वस्थ वातावरण में कार्य करना। समझिए, जहाँ भी फैक्ट्री लगता है, याद रखो भाऊ, जहाँ भी फैक्ट्री लगता है, मान लो ये कोई फैक्ट्री है ए नाम का कोई फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लेबर, बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। अब कहाँ से आए हैं उठ करके? तो गाँवों से ही आए हैं शहर में फैक्ट्री में काम करने के लिए। काम करते हैं, काम करने के बाद रहने के लिए कुछ चाहिए जगह, चाहिए ना भाई? चाहे रूम लेगा कोई, कोई फ्लैट लेगा, तो रूम लेने के लिए उसके पास क्या चाहिए? चाहिए मनी ना, मनी चाहिए। उसका मजदूरी क्या है? कम है। समय क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है ना समय ज़्यादा, मजदूरी भी कम है। तो बताओ, वो लेगा, अगर रूम लेगा, रूम का रेंट देगा, उतना रेंट उठ देने में उसका पैसा खत्म हो जाएगा, बचाएगा कहाँ से? ना। तो अब करते क्या है, जहाँ फैक्ट्री होती है उसके जो आसपास के इलाका होता है बाबू, फैक्ट्री, बड़ा बड़ा फैक्ट्री वही लगता है, कोई खुला जगह हो, शहर में भी कोई खुला जगह हो, आसपास कम से कम ज़्यादा डिस्टेंस तक कोई गाँव ना हो इन्हें, ताकि कोई प्रभावित ना हो, इफेक्टेड ना हो, क्योंकि हानिकारक गैसें निकलती है, बहुत सारा चीज़ होता है उसमें, कचरा वचरा निकलता है। तो आस-पास पूरा खुले ही रहता है इलाका। मान लो यहाँ पे बीच में कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, इसके आस-पास के जो इलाके रहते हैं वो क्या होती है? खाली रहती है। उसके बाद यहाँ से लोग क्या करते हैं, मान लो काम किया कोई, तब क्या किया कि इसी पे, यहीं पे क्या किया, एक झोपड़ी लगा देगा। एक झोपड़ी, समझ गए? इसी में अपना क्या करेगा, निवास करेगा, सूतेगा, रहेगा, ताकि झोपड़ी का पैसा भी नहीं लगेगा, स्थिति उसका खराब रहेगा इससे भी। मान लीजिए पैसा रहेगा तब ना बढ़िया रूम लेंगे भाई। तो यहीं पे झोपड़ी लगा के रहता है, यहाँ से सब कचड़ा पचड़ा, ये सब जो वहाँ का वायुमंडल, जो वातावरण होता है, सब खराब होता है, दूषित होता है। तो वही लिखा गया, थर्ड पॉइंट है कि अस्वस्थ वातावरण में काम करना। काम करने के बाद जो रहता भी है तो अस्वस्थ एरिया में, तो जो फैक्ट्री के अगल बगल जो कचरा वाला इलाका होता है उसे कहते हैं स्लम एरिया। क्या कहते हैं? स्लम एरिया। समझ गए? कचड़ा, जहाँ पूरा कचड़ा है, झोपड़पट्टी वाला, उसे बोलते हैं स्लम एरिया। आई बात समझ आपको? झोपड़पट्टी बोलते हैं स्लम एरिया। तो यही है कि जो वहाँ के लोग रहते हैं, आसपास के जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ के वातावरण कैसा होता है? खराब होता है ना? बात आप लोग को समझ में आई? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो मज़दूरों, इसके खिलाफ ने जो मज़दूर थे वहाँ के, इंग्लैंड, ज़्यादा देखिए इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इंग्लैंड के जो मज़दूर थे, उन लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में आंदोलन छेड़ दिया कि ना, हम लोग के लिए समय का कम लगे, है ना, ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट हो, पैसा ज़्यादा मिले, ये सब के लिए बहुत सारा किया आंदोलन, है ना बाबू? चलिए, अब आंदोलन लिख देते हैं। आंदोलन, मज़दूरों द्वारा किया गया आंदोलन। मज़दूरों द्वारा किया गया आंदोलन। पहला कब किया था? 1830 में। यह कौन सा आंदोलन था? 1830। ध्यान सुनिए बाबू, ध्यान सुनिए, हम बता रहे हैं, मजदूरों द्वारा किया गया आंदोलन जो हम पढ़ेंगे 1830 से लेकर 1848 तक। तो पहला आंदोलन कब होता है? 1832 में। ये कौन सा अधिनियम बनता है?
भारत सुधार, भारत ऐसा भारत में बना था सुधार अधिनियम। लेकिन ये जानते हो ये कुछ काम नहीं हुआ इससे, कोई ना कुछ मतलब बेनिफिट नहीं हुआ इससे, कुछ बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं इसका। सेकंड कब हुआ था मेरे भाई, ध्यान दीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1838 चार्टिस्ट आंदोलन है ना भाई, भाई समझो, चार्टिस्ट आंदोलन। ये जो चार्टिस्ट आंदोलन था, ये आंदोलन किया गया, इसमें मांग क्या किया गया कि जो मजदूर हैं, जो पुरुष हैं, स्पेशली पुरुष के बारे में, कि पुरुष को, वयस्क पुरुष यानी 21 वर्ष से जो अधिक है पुरुष है, उनको मताधिकार की, है ना, मिले, मत देने के, वोट देने का अधिकार मिले। तो मताधिकार की प्राप्ति के लिए ये पहला मांग था ये आंदोलन में। 1838 में कौन सा आंदोलन होता है, चार्टिस्ट, ये कोई चार्ट तैयार होता है मसौदा, उसी को बोलते हैं चार्टिस्ट, और उसी पे बीच में मांग रखा उसे बोलते हैं आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन। ये कब हुआ था, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए तुरंत इसको स्वीकार नहीं किया गया, तुरंत स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन बाद में इसको स्वीकार किया गया, समझ गए। इसमें क्या क्या मांग था मेरे भाई, इसमें मांग था आपका 21 वर्ष से अधिक, इसमें मांग क्या था सुनो, 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को मताधिकार की प्राप्ति हो, ठीक है, लेते हैं मिले, ज़्यादा का लिखना है। दूसरा गुप्त मतदान, माने मतदान ऐसा हो कि किसी को, हम किसी को वोट देते हैं, वोट अगर किसी को देते हैं तो किसी को जानकारी ना हो, ऐसे क्या होता है, विवाद हो जाता है, ठीक है। और क्या एक मांग था, सांसद को वेतन मिले, वेतन मिलेगा इससे तो कोई भी खड़ा होगा, मतलब कोई खड़ा हो गया, गरीब आदमी भी खड़ा हो जाएगा, उसको भी वेतन मिलेगा, नहीं होता है। तो मतलब वेतन इसलिए बोला गया ताकि सबको मिलेगा वेतन तो ठीक रहेगा, कोई भी जीते हारे उससे मतलब नहीं। तो दो तीन को पॉइंट्स को रखा गया 1838 में, ये मुख्य आंदोलन है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मजदूरों के लिए 1832 में सुधार अधिनियम बना था, लेकिन इसके तहत कोई सुधार हुआ नहीं, ना समय में ना उसके अर्निंग में कुछ वैल्यू नहीं हुआ। एक और हुआ था बाबू, ये कब हुआ था, और कुछ 1918 में कौन सा हुआ था, वयस्क मताधिकार की प्राप्ति, थर्ड। इसी के तहत ये भी बना था, समझ गए। इसमें जो इसका जो मांग था इसमें भी लिख दिया 1918 में वयस्क मताधिकार की प्राप्ति के लिए ये आंदोलन हुआ था, कि नहीं मतलब कि वयस्क जो जैसे 21 साल के अधिक की उम्र कोई है ना तो उसको वोट देने का अधिकार मिले, बस वही वयस्क। वयस्क मतलब जो एडल्ट नहीं हो, किशोरावस्था क्रॉस करके उसे बोलते हैं वयस्क, कोई भी नवजुवक को, तो वयस्क। जो सांप का बच्चा होता है, सांप के बच्चा में जितना वेनम होता है ना, जहर, उतना वयस्क में भी होता है। तो खतरनाक किसी को मतलब नहीं होता है, कि छोटा मत समझिए, कमतर ना, सब अपने आप में पावरफुल है। छोटा सांप काट लगेगा तो आपको जहर नहीं फैलेगा बॉडी में, तब तो जितना पावर छोटा में उतना पावर बड़ा में भी है, इसका मतलब ये है, समझिए। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो ये देखिए, अब हम लोग देखिए मजदूरों के लिए, आप लोग जानते हैं कि इसी समय को फ्रांस में बहुत खतरनाक क्रांति हुई थी। तो मजदूर का भी क्रांति था उसमें 1830 में, 18 बहुत बड़ा एक 1830 में था, एक हुआ था 1848 में, हुआ था कि नहीं, जुलाई 1830 क्रांति, एक कौन था 1848 क्रांति, ये सब था, समझ रहे आप लोग ना, चार्ल्स दसम। आगे बढ़े हम लोग, अब और पढ़ते इसमें और है कुछ कुछ, है ना भाई, इसको उतारो बाबू रे। तो हम लोग कहाँ तक देखें, एक देखें 1832 अधिनियम, एक देखें चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था 1838, डेट एकदम माइंड में रखिए, यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता अगर याद रखिएगा तो आप लोग। दूसरा 1918 में, 1918 में क्या मिला, वयस्क के मताधिकार की प्राप्ति हो गई थी, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1881 में एक बनता है फैक्ट्री एक्ट, बाबू रे दो हो गया था ना, तीसरा ना, चौथा है
बाबू ए लिखा इधर ध्यान दो 1881, ठीक है ना? 81 में क्या बनता है? फैक्ट्री एक्ट है ये। ध्यान दीजिए, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करना है। इसमें क्या रखा गया कि 7 वर्ष से कम बच्चा काम नहीं करेगा फैक्ट्री में, ठीक है? 7 वर्ष से कम बच्चे फैक्ट्री, है ना बाबू? ठीक है ना? काम नहीं करेंगे। और था कि यदि अगर किसी का उम्र 12 वर्ष से कम है तो उसके लिए निश्चित समय किया जाए, है ना बाबू? 12 वर्ष से कम बच्चे का काम करने का समय क्या हो? निश्चित हो, ठीक है? और देखिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को घंटा माने समय, मजदूरी, और क्या बाबू? घंटा, मजदूरी, और कुछ हो सकता है? ये दो ना, महिलाओं को घंटा, मजदूरी, लिखते हैं निश्चित हो, ठीक है? चाहे कम हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस फैक्ट्री एक्ट में कहा गया, इस फैक्ट्री एक्ट में बनाया गया, क्या कहा गया कि 7 वर्ष से कम बच्चा काम नहीं करेगा फैक्ट्री में। भाई बहुत तो छोटा बच्चा, ये लोग पढ़ेगा। दूसरा, 12 वर्ष अगर कम करेगा तो उसके लिए समय कम लगना चाहिए, समय निश्चित होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा, महिलाओं के लिए भी विशेष एक सुविधा चाहिए कि काम समय लगे, वेतन भी मिले बढ़िया, मजदूरी भी अच्छा खासा मिले, और समय भी कम लगे, मतलब जहाँ 8 घंटा बा वहाँ 6 घंटा काम करने को रहा जाए, महिलाओं के लिए स्पेशली। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब 5वां आप लोग का आंदोलन होता है, कौन सा बाबू? एटक, ठीक है? एटक आप लोग को हिस्ट्री के 4 चैप्टर में बताए हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब होती है? 1920 में, है ना बाबू? कब होती है? 1920 में। कौन करते हैं, याद रखो? लाला लाजपत राय। तो एक मजदूर और आंदोलन होता है जिसका नाम है एटक। एटक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कह सकते हैं बाबू? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। हम इंग्लिश लेते हैं ऑल, चाहे लिख देते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना कब होती है मैया? 1931 अक्टूबर। हम लिखते हैं अक्टूबर, चाहे लिख दो ना, पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 31 अक्टूबर ना 1920 को। कौन अध्यक्षता करते हैं? लाला लाजपत राय, है ना बाबू? और आगे बढ़ते हैं। 1926 में एक आंदोलन होती है जिसका नाम है मजदूर संघ अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। 6वां ना, देखना हम पढ़ा रहे हैं, तू लोग नौटंकी कर, हंस रहा है पीछे कोई, मत हंस। मजदूर संघ अधिनियम, मजदूर संघ अधिनियम कब बना था? 1926 में। अब बढ़ते हैं, आ जाएगा 1942 में। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? चलिए, तो मालूम है ना आप लोग को? चलिए इसी में इंक्लूड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन
इसके बारे में हम बढ़िया से बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां 1948 में होती है। बाबू आ रहा है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तय हुआ कि मिनिमम रेट कितना मिलना चाहिए मजदूर को, यानी लेबर को। कब बना था ये न्यूनतम मजदूरी? मिनिमम पे इन एक्ट, मिनिमम पे इन एक्ट। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर 1962 में बनता है एक, बनता है श्रम आयोग। और कुछ लिख दें? ये इंड होता है ना बाबू। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब रट्टा मारने की जिम्मा आप लोगों की है। रट्टा बिना मतलब डाटा तो आपको ऐसे कोई ट्रिक नहीं याद करने का। डेटा आपको याद रखना पड़ता है कि जन्म कब भई रहे, है ना, ये सब। एटक 1920 में अध्यक्षता लाला लाजपत राय। फैक्ट्री एक्ट कब बना था? 81 में। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम बना था। 42 में भारत छोड़ो, तो यादें आप लोग को रट्टा मार दिए हैं। ईला 48 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ। 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग, इसकी स्थापना होती है ना। सब मजदूर के लिए, सब टोटल मजदूर के लिए बता रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं फैक्ट्रियों की स्थापना। फैक्ट्रियों की स्थापना, पहला फैक्ट्री का नाम है सूती कपड़ा ना बाबू। सूती कपड़ा मिल कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? बम्बई में। कहाँ खुला था? ये कब खुला था? 1854 में। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूती कपड़ा मिल सबसे पहले कहाँ खुला था? बम्बई में। कब खुला था? 54 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई ऐसे नहीं है बाबू, एकदम याद करिएगा। फैक्ट्री की स्थापना, पहला देते हैं सूती कपड़ा मिल। सूती कपड़ा कारखाना चाहे मिल कुछ भी लिखिए, इसकी स्थापना होती है 1800। कहाँ होती है बाबू? आ रहा है बम्बई। इसका कारखाना को खोलने वाला का नाम क्या था? कावासाजी, कावासाजी नानाजी। देखिए डावर, डाबर खाए डाबर, दंतमंजन, डाबर नहीं डावर, डावर, कावा, पता ना, कावासाजी नावाजी ने बाबू, नानाजी, कावासाजी नानाजी, डाभर ना डावर ऐसे, ठीक है। कावासाजी ऐसी है कुछ, कावासाजी नावाजी, नानाजी, नाना जी डावर, ये खोलते हैं, यही स्थापना किए थे, ठीक है। पहला सूती कपड़ा मिल जो भी हो, यही खोले थे। कब? 54 में। डेट पूछता है, बम्बई पूछता है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है, एकदम रट्टा मारिएगा, हम बता देते हैं। एक और था दूसरा, जूट मिल। जूट कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला भारत में? बताइए। कोलकाता में। कहाँ? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। कब स्थापना हुआ था? 1917 में। 1917 में इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। हन बाबू कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में हुई थी। कौन थे उस समय बाबू? सेठ हुकुम चंद, जिन्होंने जूट कारखाना लगाया था भारत में, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। क्या नाम था? सेठ हुकुम चंद। तो जूट कारखाना भारत में कब लगा? 1917 में। देखिए लिख दें, ठीक लिख रहे हैं ना? अरे यार जगह नहीं भाई, देखो भाई ठीक है, यहाँ से हम लंबे लिखते हैं, देखो ठीक है ना। दूसरा जूट कारखाना, जूट देखे ना आप लोग, क्या होता है? अरे जूट होता क्या? हाँ हाँ, जूट क्या होता है? जूट आप लोग देखिए हैं?
जो बोरा वोड़ा बनता है ना वो है दरी उरी वाला बनता है, जूटे से बनता है। रस्सी उसी जो धागा बांधता है ना बोला रस्सिया हो। सेठ हुकुम चंद, चंद्र ना से समझिए। जूट कारखाना भारत में कहाँ लगता है पहला बार? 1917 में लगता है। कहाँ लगता है? कोलकाता में। कौन? सेठ हुकुम चंद लगाते हैं। समझ गए? वो वाला सूती कपड़ा फिर कौन लगाया था? कावासाजी नानाजी डाबर। 1854 बम्बई में, 1854 बम्बई में। इसको रखिएगा, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है जहाँ से बता रहे हैं आप लोग को। जूट कारखाना आ जाएगा, है ना, एक स्टील कंपनी आ जाएगा। अरे स्टील कंपनी आप लोग को पढ़ा दिए, ज्योग्राफी में पढ़ा दिए हैं। आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ खुला था? जमशेदपुर। कहाँ? झारखंड में। याद है? कौन खोले थे? जमशेद जी टाटा, उनका नाम था। पढ़ा दें ज्योग्राफी में। चलो तो वही लिखेंगे बाबू। इसको उतारना, पहले मिटकाते हैं इसको, थोड़ा सा फास्ट काम करो। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आंदोलन चला रहे थे ना, अब क्या रह गया? फैक्ट्री का स्थापना में क्या क्या हो गया था? सूती मिल हो गया था। कहाँ खुला था पहला बार? मुंबई में। कब खुला था? 54 में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? जूट मिल। जूट मिल कहाँ खुला था पहला बार? कोलकाता में। कब खुला था? 1917 में। अब आगे बढ़ते हैं। कोयला उद्योग पहले क्या पढ़ते हैं? भारत में कोयला उद्योग 1814 में, है ना बाबू? कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तीसरा। अब पहला बार बताइए, पहला बार कोयला की खुदाई कहाँ से हुई थी? पश्चिम बंगाल के रानीगंज से, है ना? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में जगह है रानीगंज। आपसे कोई पूछेगा पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल से पूछेगा आप कहाँ से, तो क्या बताइएगा? कोई पश्चिम बंगाल के हो, आपसे पूछेगा आप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, पहले अपना बारे बताइएगा ना जी। हम यहाँ से फ़ोन किए हैं, क्या बोलबो? तो पतपुरा से फ़ोन किए हैं, डेहरी से कहिएगा, समझ जाएगा डेहरी। पश्चिम बंगाल में डेहरी समझेगा? नहीं समझेगा। अब बिहार के तो समझ जाएगा। बिहार के रोहतास जिला के डेहरी शहर से बोल रहे हैं, सिंपल। बस अब डेहरी में घुसबा के ना, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3 ऐसे को ना समझेगा। अब कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा? कोयला उद्योग का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? चल रहा है ना? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कौन है, किसका सरकार है? ममता बनर्जी, ठीक है। बताइए पश्चिम बंगाल में कहाँ बाबू? रानीगंज। एक रानीगंज मूवी है अक्षय कुमार का, देखिएगा जरूर, बहुत मस्त है, ठीक है। 4 नंबर। KGF तो सब कुछ देखा है, ठीक है। बाहुबली सब कुछ देखा है, ये सब कुछ छोड़ता नहीं है, कभी कभी उसको भी देख लिया करिए, है ना। आगे बढ़ते बाबू। 1907 में एक स्थापना होती है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, चाहे स्टील उद्योग, इसको बोलते हैं टिस्को। क्या बोलते हैं? टिस्को। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टिस्को, है ना? डिस्को ना, टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। स्टील का कंपनी है, कहाँ में है? टाटा है। कहाँ में है? टाटा है। टाटा कहाँ पड़ता है? झारखंड। कौन किए थे? जमशेद जी
जमशेद जी ए अच्छा ये बताइए कहाँ कौन कहाँ झारखंड के कहाँ जमशेदपुर। ठीक है बाबू ऐसा डाल रहा बाबू इनके नहीं चल रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों के देश में ना लगभग 7 गो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लगभग कितने बाबू 7 है। तो 7 तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है बाबू चलो 7 गो। पहला क्या लिखें दुर्गापुर। रखिए दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा में है दुर्गापुर है ना आयरन एंड स्टील कंपनी आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी ये कहाँ है पश्चिम बंगाल। किसके सहयोग से इसका स्थापना हुई थी सहयोगी दल कौन था सहयोगी देश बाबू ध्यान दीजिए। ठीक है इसको हम सहयोग में ले लेते हैं। अरे इंग्लैंड कोई दिक्कत है। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है पश्चिम बंगाल में है। और किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी इंग्लैंड के सहयोग से। चलिए दूसरा लिखते हैं भिलाई भिलाई आयरन एंड स्टील कंपनी। हम लिखते नहीं है हम पूरा नहीं लिख रहे समझो बात को। भिलाई आयरन एंड स्टील कंपनी एनी प्रॉब्लम बताइए ये कहाँ पे पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है मेरे भाई छत्तीसगढ़। सहयोगी देश इसको रूस ने किया था सहयोगी में। ठीक है किसके सहयोग से बना था रूस के सहयोग से। और लिखिए आ जाएगा तीसरा लिख देते हैं राउरकेला। सुनिए राउरकेला आयरन एंड स्टील कंपनी ये कहाँ हुआ था उड़ीसा। सहयोगी देश जर्मनी। बताइए मर्सिडीज कहाँ की कंपनी है जर्मनी के। मर्स जो कार आता है मर्सिडीज का कहाँ कंपनी है। अधिक से अधिक आपको कहाँ कंपनी मिलेगा जर्मनी के। अभी पुतिन जी आए थे तो कौन गाड़ी में घूमे थे पुतिन कहाँ के राष्ट्रपति हैं रूस के। ठीक है तो अभी कौन से कार में घूमे थे पुतिन फॉर्च्यूनर में। अब फॉर्च्यूनर कहाँ का है भारत का है लोकल गाड़ी है 50 लाख का है 60 लाख का है मिल जाता है। तब 50 लाख में घुमाते मोदी जी घुमाए थे उनको कार में। क्यों घुमाए थे उनके पास 10 करोड़ का भी गाड़ी है। समझो बात को घुमाए थे इसलिए ताकि देख लीजिए हम पुतिन का कहा नाम है कि हम तुम्हारे देश का ही गाड़ी में घूमेंगे। मतलब दर्शाए हैं कि हम अपने कार आपको घुमा रहे हैं आपको जर्मनी कार पर नहीं घुमा रहे हैं। हमारे देश में तो अपना कार भले हमारा लोकल का ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ फॉर्च्यूनर हम लोग बनाते हैं हमारा देश बनाता है फॉर्च्यूनर है ना यहाँ का नहीं है वो भी जर्मनी का है। टोटल जितना भी कार मिलेगा ना बढ़िया बढ़िया जर्मनी का मिलेगा जर्मनी का। आइए राउरकेला कहाँ पे है उड़ीसा में है। अब किसके सहयोग से जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बता बाबू जर्मनी कैपिटल बर्लिन का यार। आगे बढ़ते हैं बाबू चलिए अगला क्या हुआ 3 गो। चलिए 4 नंबर लिखते हैं बाबू। आप जानते हैं कि बोकारो जगह कहाँ है जानते हैं ना बोकारो कहाँ है झारखंड में है। तो बताए बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी ये कहाँ है झारखंड के बोकारो जगह पे। किसके सहयोग से रूस के सहयोग से भी बना था। लिख दें रसिया। आगे हंसता कैले है देखो बोकारो बोकारो नाम है तो बोकारो में हंसना क्या है
बोकारो नामे जगह है, झारखंड का है ना? कहाँ है? झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं। चल 4 हो गया। 5वां विश्वेश्वरैया। ये सब हम ज्योग्राफी का है ना बाबू। विश्वेश्वरैया कहाँ पे है? कर्नाटक के। कहाँ है? सहयोगी देश। चलिए सहयोगी देश खाली, इस सब का सहयोगी देश नहीं देखना है आपको। 5 हो गया ना। चलिए 6ठा वाली देते हैं। हीरापुर। हीरापुर ना, हीरापुर आयरन एंड स्टील कंपनी। पश्चिम, देखिए पश्चिम बंगाल 2 है। दुर्गापुर, हीरापुर। 7वां, ये तो सबको जान रहा है जमशेदपुर, यहीं पे पहले बार खुला ही था। नाम क्या था? टिस्को। इसका पूरा नाम क्या है? टिस्को है। और कहाँ पे है जमशेदपुर? झारखंड। देखो बता लो, अभी हम बोल रहे हैं इसमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न मिलेगा तो मिलेगा, तो कन्फर्म है मिलेगा। ना के सवाल मत लीजिए, कौन देगा इसमें से, है ना? याद रखिएगा। आज हम फेमस देगा, देखिए फेमस देगा। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, है ना? बोकारो, विश्वेश्वरैया, हीरापुर नहीं देगा, जमशेदपुर। हीरापुर आपसे नहीं पूछेगा। अब बताइए इसमें से बताते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। भिलाई, राउरकेला, है ना? एक पूछेगा विश्वेश्वरैया, बस इसमें से इंपॉर्टेंट छाड़ दी, इसमें से पूछे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत? ये क्या है पता है? स्टील कंपनी है। स्टील कंपनी, स्टील देखो ना, स्टील, वो स्टील कंपनी है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है सब कुछ कंपनी खुल गया, अब जो काम करेगा उसका वेतन जो मिलेगा, या जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको जो पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं सेफ रखने के लिए जगह चाहिए ना, तो उसके लिए क्या स्थापना हुई? बैंक बनी, बैंक। भारत में किसकी स्थापना हुई? बैंक की स्थापना हुई। क्योंकि भारत में भी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके बाद मजदूर सब सक्रिय हो गए थे, तो बैंकों की हम लोग क्या देखते हैं? बैंकों की स्थापना। ध्यान दीजिए बाबू, भारत में बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत? भारत 1935 अधिनियम के तहत। समझ गए? कब? 1935 में 1 अप्रैल 1935 को खुला था। ठीक है बाबू। और बताइए इसमें कुछ खास? आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ था। चलिए सेकंड बैंक पीएनबी। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। इसको स्थापना करने में लाला लाजपत राय की भूमिका थी। समझ गए? इसकी स्थापना कब होती है? 1895 में। कहीं कहीं आपको 1894 मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1906 में। एक और बैंक है इंडियन बैंक, इसकी स्थापना होती है। एक और बैंक है सेंट्रल, इसकी स्थापना होती है। और एक बैंक है, लिख दे यहाँ पे, लिख दे बाबू, छठवा, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इसकी होती है स्थापना। आ रहा है 1913। ये सब बैंकों की स्थापना एगो पूछेगा आपसे एग्जाम में, है ना? एगो पूछेगा यहाँ से। आरबीआई का स्थापना 35 में, पीएनबी के 95 में, बीओआई के 6 में, आईबी के 7 में, सीबी के 11 में, एसबीओएम के 13 में। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, हम खाली स्कूल देते हैं मैसूर। आप समझ जाइए पूरा, ऐसा नहीं मालूम है? पंजाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ेंगे बाबू
रेशम मार्ग। क्या पढ़ेंगे? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग आपको पढ़ा करके क्लास को पूरा खत्म कर देते हैं। समझ गए आप लोग? रेशम मार्ग किसे कहते हैं समझिए, आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल देंगे, है ना। देखो बताते हैं आप लोग। रेशम मार्ग, देखिए रेशम मार्ग किसे कहते हैं? मार्ग माने रास्ता, ठीक है। देखो भारत से जो अंग्रेज थे, चीन होते, कहाँ होते? चीन होते कहाँ जाते थे? यूरोप में। कहाँ जाते थे? भारत से चीन, और चीन से कहाँ जाते थे? यूरोप। रेशम मार्ग, इसका मतलब समझिए खाली रेशम में जाते रहे ना, चीनी से लेके जितना कच्चा माल था ना, तो भारत से कहाँ जाता था? यूरोप। आ कौन रास्ते? चीन के रास्ते। तो भारत से चीन, या चीन से कहाँ गया? यूरोप। तो इसी चीन और यूरोप को जोड़ने वाला जो मार्ग है उसे कहते हैं रेशम मार्ग। समझ गए? भारत से चीन और यूरोप को जोड़ने वाले मार्ग को रेशम मार्ग कहते हैं। इससे कच्चा माल अंग्रेज लेके जाता था। समझ गए? भारत से कहाँ? चीन ना, भारत को चीन तथा यूरोप से जोड़ने वाले मार्ग को रेशम मार्ग कहते हैं। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, क्या कहते हैं? सिल्क रूट, रेशम मार्ग, सिल्क रूट। कोई दिक्कत है बाबू इसमें? यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत? 1814 में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? पहले बार कहाँ खुदाई हुआ? खुदाई सबसे ज्यादा भारत में कोयला का भंडार कहाँ है? झारखंड। कहाँ है? झारखंड। आगे बढ़ते हैं। पहला बार खुदाई कहाँ पर है? रानीगंज में। 7 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मतलब टिस्को का स्थापना हुआ था। ठीक है। कौन के थे? जमशेद जी टाटा। और टाटा है झारखंड में, याद रखिए झारखंड का ही है ना। झारखंड में कहाँ? जमशेदपुर। 7 आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम सुनिए। पहला है क्या? दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी, हम लिखे नहीं है, आप लिख सकते हैं। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से बना था? इंग्लैंड के। भिलाई छत्तीसगढ़, रूस के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी की सहायता से। बोकारो झारखंड, है ना, रूस की सहायता से। विश्वेश्वरैया का है? कर्नाटक। हीरापुर पश्चिम बंगाल। जमशेदपुर झारखंड। याद कर लीजिए। देखिए ये क्या है? दुर्गापुर। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक लगा आपको याद करना पड़ेगा। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। भिलाई छत्तीसगढ़। याद करिएगा ना, दुहाली तो याद हो जाएगा पूरा। कोई दिक्कत है? आरबीआई इंपॉर्टेंट, सब बैंक इंपॉर्टेंट पूछेगा आपसे एग्जाम में। सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखो। यहाँ पे उतारो आप लोग।